हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सबसे पहले सभी को राम राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कोरोना का जो सेकंड फेज चल रहा है, इस सेकंड फेज में सभी बच्चों और सभी बुजुर्गों के लिए मैं एक कामना करूंगा और उनको एक संदेश मैसेज देना चाहूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इस मैसेज को अपने चारों तरफ सर्कुलेट करना है। मैसेज सिर्फ इतना सा ही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अपने पास पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड बना कर रखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड और ये पॉजिटिव हैप्पीनेस अगर आपके पास रहेगी तो यकीन मानिए आप कोरोना से डरेंगे नहीं। क्योंकि यदि आप कोरोना से डरते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आएगी और ये नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर भर जाती है तो वो आपके शरीर को फिजिकली परेशान करेगी ही करेगी। तो मेंटली रूप से मजबूत बनिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, अच्छी बात सोचिए और पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। और ये पॉजिटिव एनर्जी बच्चा लोग इतना ध्यान रखिए कि आप जिस परिवार में रह रहे हैं उसके साथ सर्कुलेट जरूर करिए, बूढ़े बुजुर्गों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि इस समय सभी को सकारात्मक रूप से मजबूत होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हो सकता है आपके कुछ मित्र आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी से भर रहे हो, उन्हें डर लग रहा हो, तो आपका एक कर्तव्य बनता है, समाज में आप रह रहे हो तो उनके पास अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम आप उनसे फोन से बात करके उनको थोड़ा बहुत समझाइए कि हमें इस समय पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, पॉजिटिविटी अपने पास रखना है। अगर ये नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर आएगी कोरोना से संबंधित तो यकीन मानिए आपका दिमाग असंतुलित या दिमाग जो होता है सबसे पहले प्रभावित होता है और वो दिमाग प्रभावित होते होते आपके शरीर तक पहुंचता है। तो सिर्फ इतना सा ही संदेश है, ये खुश रहिए, मस्त रहिए, साफ सफाई से रहिए, 2 गज की दूरी के साथ तो रहना ही रहना है। साफ सफाई पे ध्यान दीजिए और हो सके तो बेहतर स्वच्छ खाना खाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए। ये एक जनरल टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया और इस मैसेज को आप जरूर सर्कुलेट कीजिए, सभी के सभी लोग जितने भी इस वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे होंगे। तो ये हमारा एक जनरल सी बात थी। अब स्टूडेंट्स पढ़ाई से तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, पिछले 1.5 साल से कॉम्प्रोमाइज घर पे बैठे बैठे, चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सभी आलस सभी के अंदर कूद रहा है भयंकर तरीके से, सब खा पी के चौड़े हो रहे हैं। मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सब लोग घर पर बैठे हुए हैं, सबका काम धंधा पर बेकार हो चुका है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो टीचिंग इंडस्ट्री जो है, कोचिंग इंडस्ट्री है, उसके ताले तो सबसे पहले कोरोना में जड़े गए थे और आज भी हैं। प्रॉब्लम कितनी ज्यादा, हम सभी टीचिंग इंडस्ट्री, चाहे वो बड़ा टीचर हो, चाहे वो बड़ी कोचिंग हो, चाहे वो छोटी कोचिंग हो, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन टीचिंग इंडस्ट्री कितनी सफर कर रही है वो आप समझ सकते हैं। तो इस ऐसे माहौल में टीचर्स ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री है, वो किसी ना किसी रिसोर्स माध्यम से आप तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप मुझसे पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो तो अपने टीचर से कनेक्ट होके चलिए, क्योंकि इस समय गुरु शिष्य की जो प्राचीन काल में जो एक निकट रिलेशन चलता था ना, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं आपको शिक्षा दे रहा है और आप घर पर मौजूद हो, आपको शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसको वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को उनके सब्सक्राइब करिए और शेयर तो करते ही रहिए और हो सके तो मस्त रहिए। ये इतनी सी अब बात कर दी। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि 6 वीडियो मैंने एमसीक्यू पुराने क्वेश्चंस के माध्यम से, चाहे आप यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम वन सॉल्यूशन के नाम से मैं अपनी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं। और एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास पर लेक्चर सीरीज मैंने अपलोड कर रखी है। लेक्चर क्या, एमसीक्यूज हैं, उनको हल करेंगे और जो भी समस्या आएगी क्वेश्चंस में उनको हम लोग समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी से आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, उसका समय
इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। उनका टाइम पीरियड बोल रहा है वो। सबसे पहले तो मैं जनरली एक बात बताऊंगा, इंडस का अर्थ होता है सिंधु। प्राचीन काल में जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो वो इंडस को सिंडन के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, आगे चल के यही आपका इंडस हो गया, सिंधु। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में दो नगर तो कुछ ज्यादा ही फेमस है, आपने सुना होगा। पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो, आपने जरूर सुने होंगे। और सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि 1921 में जब इसकी खोज करी गई जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, तो सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में स्थित है। क्या हुआ कि अंग्रेजों को रेल नेटवर्क बिछाना था, पटरियां बिछानी थी, और रेल नेटवर्क के लिए उन्हें पकी हुई ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो जॉन मार्शल ने राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई तो करवाई और साथ में बोला भाई ईंटें मीटे देख के लाओ। तो बगल में उनको एक इमारत ढकी हुई सी मिलती है, तो उस इमारत की जब उन्होंने देखी ईंटें तो बहुत शानदार थी। प्राचीन काल में आज से 5000 वर्ष पहले इस प्रकार की ईंटें जो वर्तमान में अभी मौजूद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिस तरीके से आज ईंटें बनाई जाती हैं, आज से 5000 वर्ष पहले हड़प्पा में ईंटें देखी गई। तो पंजाब में सबसे पहले खुदाई हुई, हड़प्पा में खुदाई हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इतनी सी बात हमने करी। और इस हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय माना जाता है ना बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम लोग 2500 से 1750 बीसी। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी कि पहले का ऑप्शन डी आप लोग लगाएंगे 2500 से 1750 बीसी का जो समय माना जाता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का समय माना जाता है और हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। अगर इसको बीसी हटा दें हम लोग, एडी में काउंट करें, एनो डोमिनी में काउंट करें या वर्तमान की ईस्वी में काउंट करें, तो आपको पता होना है कि इसमें 2000 वर्ष और जोड़ना पड़ेंगे हम लोग को, क्योंकि आज तो 2000 चल रहा है ना, ईस्वी चल रहा है, एडी चल रहा है और ये बीसी का दे रखा है। जब 2000 जोड़ोगे तो 2500 में 2000 जोड़ा तो यानी कि 4500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय हुआ था। और वर्तमान में रिसेंट के रिसर्च बता रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का समय जो है लगभग 6000 से 7000 के आसपास बताया गया है, रिसेंट रिसर्च के अनुसार, आईआईटी के शोध के अनुसार। लेकिन तब भी ट्रेडिशनल हम लोग को आंसर जो देना है तो वो फर्स्ट का डी लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति का, देखते हैं। Which one of the following was an important port of eastern coast during गुप्ता पीरियड? यानी कि पोर्ट का अर्थ होता है बंदरगाह, ऑफ ईस्टर्न यानी कि पूर्वी, जो गुप्त पीरियड हुआ करता था, गुप्त काल आपने सुना होगा, तो उस गुप्त काल में एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह होता था भारत के पूर्वी तट पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, which one of the following was an important port of the eastern coast during गुप्त पीरियड? यानी कि गुप्त पीरियड में भारत में पूर्वी क्षेत्र में एक सबसे फेमस बंदरगाह जो था, जो एक बहुत फेमस बंदरगाह हुआ करता था गुप्त काल में, जहां से व्यापार हुआ करता था। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है हम लोग चेक करते हैं। कल्याण बिल्कुल नहीं, कल्याण तो पड़ता है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र तो पश्चिमी हिस्सा है, और पूछ रहा है पूर्वी बंदरगाह, यानी कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। ताम्रलिप्ति, याद कीजिए मौर्य काल में भी ताम्रलिप्ति बहुत फेमस हुआ करता था और ये उस समय बंगाल में स्थित पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वी बंदरगाह का काम करता था। ध्यान रखिएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट बंदरगाह कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ताम्रलिप्ति होगा। ध्यान रखिएगा, ताम्रलिप्ति जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि आपका बंगाल क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होता था, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। और इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। और गुप्त पीरियड के लिए ताम्रलिप्ति एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल सही।
अगर बच्चा लोग डी ऑप्शन देखोगे, भड़ौच, इसको भड़ौच के नाम से जानते हैं, और भड़ौच तो गुजरात में स्थित है, और ये गुजरात तो पश्चिमी तट पर स्थित है, तो यानी कि ये तो पश्चिमी तट का इंपॉर्टेंट बंदरगाह रहा होगा भड़ौच। और पूछ क्या रहा है वो पूर्वी में, तो पूर्वी में आपका ताम्रलिप्ति फेमस हुआ करता था बंगाल क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लगा दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ आप लोग के लिए जानने के लिए है। थर्ड क्वेश्चन है, द टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा ऑफ दी, यानी कि जो कोणार्क का मंदिर थे जो उड़ीसा में बनाए गए थे, याद कीजिए कोणार्क के मंदिर फेमस है आपके, वाज बिल्ट नरसिम्हा के द्वारा बनाए गए थे, नरसिम्हा वर्मन के द्वारा बनाए गए थे। तो वो किस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या किस वंश के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, कोणार्क के सूर्य टेम्पल मंदिर का ध्यान रखेंगे। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से हमें बताना है। पहली बात तो कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में पड़ता है, और ऑप्शन विजयनगर, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य तो दक्षिण भारत में था, और दक्षिण भारत से काफी अलग है उड़ीसा, यानी कि डी ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मराठा यानी कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र पड़ता है पश्चिम में, और उड़ीसा पड़ता है पूर्वी साइड में, और उड़ीसा में कोणार्क के मंदिर बनाए गए थे। तो उड़ीसा है ईस्ट और मराठा है आपका पश्चिम, तो यानी कि मराठा भी नहीं हो सकता आपका, यानी कि दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हम लोगों ने। अब देखिएगा चोल एडमिनिस्ट्रेशन, अब भैया दक्षिण भारत में चोल एम्पायर या चोल डायनेस्टी कितना फेमस था, लेकिन वो तो दक्षिण भारत में था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कोणार्क टेम्पल तो उड़ीसा में था, उड़ीसा अलग है, दक्षिण भारत अलग है। यानी कि इसका आंसर अगर काट पीट के एलिमिनेट करके लगाओगे तो गंग डायनेस्टी या गंगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ड किए गए थे, और राजा का नाम था नरसिम्हा वर्मन करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप लोग लगा लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, इनमें से कौन सबसे ओल्डेस्ट या सबसे प्राचीन वंश है? ऑप्शन नंबर है मौर्य, फिर है गुप्त, फिर है कुषाण, फिर है कर्ण। मौर्य, गुप्त, कुषाण और कर्ण, इनमें से सबसे प्राचीन पूछा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें पता है महाजनपदों के बाद भारत में जब ईरानियों का हमला हो गया या यूनानियों का आक्रमण जब हुआ, तो उस समय भारत में अगर ध्यान से देखें इन चार ऑप्शनों में मौर्य एम्पायर सबसे प्राचीन है, मौर्य एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी सबसे प्राचीन है। और हमें पता है मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री पुष्यभूति ने की थी, जो कि एक ब्राह्मण वंश का था, और उसने पुष्यभूति वंश की स्थापना करी। और पुष्यभूति वंश के बाद आपका कर्ण वंश आया था, और इन कर्ण वंश के बाद या यूनानियों के बाद इंडो ग्रीक कुषाण के बाद हम लोग को देखने को मिलता है गुप्त डायनेस्टी, यानी कि गुप्त भी काफी बाद में आए और कुषाण भी बाद में आए और कर्ण भी बाद में आए। तो इन सभी में सबसे प्राचीन आपका मौर्य डायनेस्टी है। आप लोग ऑप्शन लगा लीजिएगा ए, और इसको अरेंज करने के लिए भी आए ना, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अरेंज करने को भी बोल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसको प्राचीन से आगे बढ़ते हुए क्रम में भी लगाने को बोल सकता है। हिस्ट्री को ध्यान से पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जल्दी हम लोग गुप्तों से संबंधित भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए ऑप्शन लगा लिया होगा, उम्मीद करता हूं। ये सारे कुषाण तो फेमस ही थे आपके भारत में, सिक्के चलाए थे इन्होंने, सोने के सिक्के। चलिए सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने के लिए आता नाम याद आता है कुषाणों का। अब नेक्स्ट आता है आर्यभट्ट। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, आर्यभट्ट बिलीव्ड टू हैव बीन बोर्न इन 5th century AD। आर्यभट्ट का जन्म जो कि 5वीं सेंचुरी में हुआ था, वॉज अ मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर, एक बहुत ही फेमस बंदा हुआ आपका आर्यभट्ट। प्राचीन भारत के इतिहास में देखिएगा,
यूरोप के लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी सेंटर में है या सूर्य सेंटर में है, कोपरनिकस की थ्योरी, अरे ये सब तो बहुत बाद में बता पाए लोग कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, कि सेंटर में आपका सन है और चारों ओर घिरे उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये तो मिडाइवल 1500 ईस्वी में यूरोप के लोग बता पाए थे टेक्नोलॉजी के बारे में, जबकि भारत में तो प्राचीन काल में, गुप्त काल में ही ये सब कुछ बता दिया गया था कि भाई सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, जीरो की खोज किसने करी, पाई की खोज किसने करी, दशमलव कहाँ से आया, भारत का शेक्सपियर कौन है, भारत की इमारतें कैसी थी, ये सारे के सारी जानकारी हम लोग को गुप्त काल में देखने को मिलती है। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। स्वर्ण युग गुप्त काल को इसलिए नहीं कि यहाँ पर सोने के सिक्के थे, हाँ ये कह सकते हैं कि सोने के सिक्के चलते थे, लेकिन गोल्डन पीरियड बोलने का तात्पर्य ये था कि इनके दरबार में या गुप्त काल के दरबार में अकबर की दरबार की तरह 9 दिग्गज रहा करते थे, जो पर्टिकुलर किसी न किसी फील्ड में दिग्गज हुआ करते थे, चाहे वो साहित्य के मामले में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो साइंस के मामले में हो, चाहे वो मैथ्स के मामले में हो, चाहे वो वास्तुकार के मामले में हो, ऐसे ऐसे दिग्गज इनके दरबार में रहते थे। इसलिए गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। उसी स्वर्ण युग में गुप्त काल में 9 लोग दरबार में रहते थे, उनमें आर्यभट्ट जैसे लोगों का भी नाम 9 मुख्य में नहीं, लेकिन आर्यभट्ट का नाम आता है गुप्त काल में, देखने को मिलता है कि एक स्कॉलर था। और आर्यभट्ट जो था ना, वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्योतिष क्या होती है, मैथ्स क्या होती है, पाई क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, मैथ्स, इन सब चीजों की जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत जैसी पुस्तकों में दी थी। ना कि वो बायोलॉजी से जुड़े हुए थे, ना ही वो मेडिसिन से जुड़े हुए थे, ना ही वो साइकोलॉजी से जुड़े हुए थे, वो तो एस्ट्रोनॉमी थी। एस्ट्रोनॉमी का होता है खगोल शास्त्र, जिनको ग्रह, तारों, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गणित जैसी चीजों में इंटरेस्ट रहा करता था, और साथ में ज्योतिषी ज्ञान, ये ज्योतिषी ज्ञान ही तो होता है एस्ट्रोनॉमी, उसी से, और खगोल शास्त्र यानी कि आपका ग्रहों का अध्ययन। आर्यभट्ट ने उसकी स्टडी करी। आपका 5वें का आंसर है ए। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपने लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है 6ठा क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। द आयरन पिलर एट मेहरौली, बहुत फेमस है भाई, आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव्ड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ, जो दिल्ली में मेहरौली नाम की एक जगह है, वहां पे आयरन पिलर है, वो रिकॉर्ड या किसकी अचीवमेंट या उपलब्धि के बारे में जानकारी देता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने कुतुब मीनार देखी होगी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी मोहम्मद गौरी के आदेश पर, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पहली स्टेज बना पाया था, उसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने कराया था, और उसको और ज्यादा बड़ा किया था खिलजियों ने, और बाद में सिकंदर लोदी वंश के द्वारा उसमें सुधार किया गया था। तो एक जनरली बात है, ये हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो इसी परिसर में कुतुब मीनार जहां पर है, उस परिसर में आपको, उसी मेहरौली जगह में ही कुतुब मीनार है, तो उसी परिसर में आपको आयरन पिलर भी देखने को मिलेगा। भाई 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन ये पिलर आज भी आयरन का बना है, बिल्कुल मजबूत टिका हुआ है। और ये पिलर बच्चा लोग बनवाया गया था किसके द्वारा, वो दिल्ली की बोल रहा ना, तो ये बनवाया गया था आपका चंद्रगुप्त II के द्वारा। और चंद्रगुप्त II कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य II हैं, ये आपके गुप्त वंश के राजा, और इन्हीं के चंद्रगुप्त II के शासनकाल को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्हीं के दरबार में दिग्गज रहा करते थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे दिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त II के शासनकाल में। और इसकी जितनी भी जानकारी है हमें चंद्रगुप्त II की, वो हमें मेहरौली के पिलर, आयरन पिलर से मिलती है, जो कि कहां पर है आपका, दिल्ली में या दिल्ली में स्थित है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे जो मैंने ऑप्शन बोले। अब जितने भी ये 3 ऑप्शन और देख रहे हो, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनकी जानकारी हम लोग अगले क्वेश्चन में आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए ध्यान से सुनते हैं। अब देखिएगा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। पहली बात तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसे सिकंदर द ग्रेट या मैसेडोनिया का राजा भी कहते हैं। मैसेडोनिया यानी कि यूनान के किसी क्षेत्र को हम लोग मैसेडोनिया के नाम से जानते थे, इसलिए सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट या मैसेडोनिया का राजा के नाम से ये जाना जाता था। और अलेक्जेंडर एक उपाधि होती थी और ये उपाधि किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र नाम विशेष से दी गई थी इसको। और हमें पता है सिकंदर यूनानी राजा हुआ करता था, ग्रीक का। और जब भारत पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आक्रमण करा तो उसके समकालीन भारत में उस समय कौन सा राजा हुआ करता था अलेक्जेंडर ग्रेट के समय? सॉरी, बिंबिसार तो हो ही नहीं सकता। बिंबिसार तो हर्यक वंश है और हर्यक वंश के समय अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत की पश्चिमी सीमा पर नहीं था, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के समय ये नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि जिस समय भारत की पश्चिम सीमा पर अलेक्जेंडर द ग्रेट हमला कर रहा था उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर द ग्रेट के समकालीन था। और ध्यान रखिएगा, अशोक तो बाद में आएगा, अशोक बाद में आएगा और पुष्यमित्र शुंग भी बाद में आएंगे आपके, ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग तो मौर्य वंश के बृहद्रथ को हरा के राजा बनेगा और पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करेगा। जनरली याद आ रहा होगा आपको। और वो पूछ के आ रहा है अलेक्जेंडर द ग्रेट समकालीन था, तो ऑप्शन लगाइएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, गुप्त एम्पायर डिक्लाइन, यानी कि गुप्त एम्पायर पतन हो रहा है इन दी 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, एडी में। In the consequence of Gupta Empire declined in the 5th century AD as a consequence of Chalukya raid, Greek invasion, Hun invasion और चौथा ऑप्शन है आपका पल्लव रेड। यार पल्लव तो बहुत बाद में आए थे दक्षिण भारत में, चालुक्य भी दक्षिण भारत में थे आपके। ग्रीक इन्वेशन और हुन इन्वेशन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कि भारत में जब गुप्त एम्पायर था, गुप्तों के पतन में एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया गया था हूणों के द्वारा। ये हूणी थे, नाम से ही पता चल रहा है, हूणों ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला किया और उस समय भारत में गुप्त वंश का राज था। और गुप्त वंश के पतन में हूणों का एक बहुत बड़ा वो रहा है कि पतन होने में हूणों ने बहुत वो करा, बहुत लड़ाई लड़ी गुप्तों से, और गुप्तों के पतन में हूणों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जब भारत में हूणों ने गुप्त वंश के समय आक्रमण किया तो उस समय गुप्त वंश का राजा कौन सा था, आप जरूर बताएंगे आप लोग। पहले तो इसका आंसर लगा लीजिएगा सी। और मैंने जैसे कि बोला है कि धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। जो मैंने आपसे एमसीक्यू भी पूछा है ना, अगर आप नहीं बताएंगे, वैसे तो कोशिश करेंगे और मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे करके। अभी शुरुआत है, थोड़ा समय लगता है। चलिए, हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी उपलब्धियों का बखान करता है इलाहाबाद का अभिलेख? पिलर यानी कि स्तंभ अभिलेख, प्रयागराज का अभिलेख। इनमें से 4 ऑप्शनों में से किसका बखान करता है उपलब्धियों का? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुप्त वंश का एक राजा हुआ करता था, जिसे हम लोग भारत का नेपोलियन के नाम से जानते थे, और नाम याद आ रहा होगा, क्या नाम था? समुद्रगुप्त। जी हाँ, गुप्त एम्पायर का एक ऐसा राजा अगर आपसे पूछे जिसने सबसे ज्यादा सीमा विस्तार किया, जो प्राचीन काल में एक भी लड़ाई नहीं हारा, और जिसको हम लोग टाइटल देते हैं भारत का नेपोलियन। नेपोलियन तो हारा भी था, जबकि समुद्रगुप्त के इतिहास अगर आप ढूंढोगे ना तो वो इतिहास में एक भी लड़ाई नहीं हारा है, और उसको हम लोग भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। तो ये जो नेपोलियन या समुद्रगुप्त जो था ना, इसकी बहुत सारी जानकारी हम लोग को इलाहाबाद के अभिलेख से, इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है।
ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त जो था ना, वो म्यूजिक का बहुत प्रेमी हुआ करता था, संगीत का, क्योंकि इसके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था हरिसेन, और इस हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विस्तार से जानकारी इलाहाबाद के अभिलेख में विस्तार से दे रखी है। तो ऑप्शन का आंसर तो बी लगा लीजिएगा, समुद्रगुप्त। दो आंसर बोले हैं। इलाहाबाद पिलर अभिलेख में जानकारी समुद्रगुप्त की मिलती है, और समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नाम का कवि रहता था जो कि म्यूजिक और संगीत का ज्ञाता था। और आपका समुद्रगुप्त खुद म्यूजिक का बहुत इंटरेस्ट था, संगीत प्रेमी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर भी हमें वीणा बजाते हुए देखा गया है समुद्रगुप्त को। और विस्तार से जानकारी इलाहाबाद के पिलर अभिलेख से हम लोग को मिलती है, और ये पिलर अभिलेख पे हस्ताक्षर किसके हैं? हरिसेन के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर उम्मीद करता हूं बी लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कुषाण एम्परर वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन इन इंडिया? यानी कि भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करने वाला कुषाण साम्राज्य जो था, उसका राजा कौन हुआ करता था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कुषाण एम्परर वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? देखिएगा, पहली बात मैं आपसे बोल दूं, मौर्य वंश के पतन के बाद जब भारत ने पश्चिमी सीमा पर ध्यान नहीं दिया, उत्तर पश्चिम सीमा पर, तो उस समय मौर्यों के बाद छोटे छोटे राजा आए, लेकिन बड़ा एक अखंड भारत पर राज करने वाला राजा नहीं आया। और जब पूरे भारत को राज्य करने वाला एक राजा नहीं मिलेगा जो पूरे देश को पिरो के चले एक माला के रूप में, तो ऐसे में बाहरी देश हम लोग पे हमला करें उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एकता में शक्ति है। और जब एकता और अखंडता जैसे शब्द जो मौर्य वंश में देखने को मिले, जिसने पूरे भारत पर राज किया और सबको लेके चलने की कोशिश करी, लेकिन जब मौर्यों के पतन के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर विदेशी हमले चालू हो गए। दर्रों के माध्यम से, हिंदूकुश दुर्रा से, खैबर दर्रा के माध्यम से लोग आना पश्चिम एशिया से चालू होना हो गए। तो सबसे पहले मौर्यों के बाद अगर कोई आया था तो यूनानी भारत में आए थे, इंडो ग्रीक, जिसने हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी के नाम से जानते हैं। और यही हिंद यूनानी, बैक्ट्रिया यूनानियों ने ही भारत में लिखित डेट वाले सिक्के जारी करे थे। सबसे पहले डेट वाले सिक्के अगर भारत में किसी ने जारी करे तिथि वाले, तो वो इंडो ग्रीक थे। और इंडो ग्रीक हिंद यूनानी ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। और उसके बाद अगर किसी ने सोने के सिक्के चलाए हैं तो वो कुषाण एम्पायर जो था उसने आपका सिक्के चलाए थे, ध्यान में रखिएगा। तो कुषाणों से ही संबंधित आपका क्वेश्चन है। और जब कुषाण भारत में आए तो उनकी दो शाखाएं बहुत फेमस थी। एक थी आपकी कुजुल कैटफाइसिस और एक हुआ करती थी विम कैटफाइसिस। कुषाण साम्राज्य जो था दो वंशों में था, एक कुजुल कैटफाइसिस और एक विम कैटफाइसिस। इन दोनों शाखाओं में विम कैटफाइसिस आपका इंपॉर्टेंट था। और इसी विम कैटफाइसिस से कुषाण साम्राज्य भी बिलोंग करता था। कुषाण साम्राज्य कुजुल से भी था, लेकिन विम कैटफाइसिस इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि इसी शाखा से एक राजा का नाम आएगा जिसका नाम हुआ करता था कनिष्क। विम कैटफाइसिस ही ब्रांच से कनिष्क का उदय होगा। और विम कैटफाइसिस ने ही भारी मात्रा में, जो कि कुषाण एम्पायर है, भारत में गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आप ए लगाइएगा। कुषाण एम्पायर भारत में आया, उन्होंने सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस करे, तो वो जो शाखा जिसने सोने के सिक्के जारी करे वो थी विम कैटफाइसिस। और इसी विम कैटफाइसिस शाखा से संबंधित था आपका कनिष्क, ध्यान रखिएगा, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत भी जारी किया था। शक संवत कैलेंडर भी जारी किया था, जो वर्तमान में भी प्रयोग किया जाता है, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। और कनिष्क की बहुत सारी जानकारी मथुरा के म्यूजियम से भी प्राप्त होती है। अब कनिष्क के समय ही मैं बता दूं, चौथी बैठक हुई थी आपकी बुद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में भी हुई थी। ये जनरल मैंने आपको एक जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी। देखिएगा,
धीरे धीरे करके हम आपको सारी की सारी जानकारी हिस्ट्री से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास पर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी देखिए लॉकडाउन लग चुका है तो हम लोग घर पर हैं और अभी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो रही है, पीपीटी बनाना पड़ती है, काफ़ी वो पड़ जाता है, मेहनत पड़ जाता है और हम लोग ये कर रहे हैं और मैं करूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन विश्वास बना के चलिए कि आप लोगों का मैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आपका कंप्लीट कराऊंगा। एमसीक्यू ही नहीं, यूनिट वाइज आपकी थ्योरीज भी कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक आप हम पे विश्वास कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, करंट अफेयर, निबंध, और अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एग्जाम के लिए बाल मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड साइकोलॉजी और पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस पेडागोजी पर मैं अपने लेक्चर जल्दी अपलोड कर रहा हूं और कुछ वीडियो मैंने अपलोड करे भी हैं यूट्यूब चैनल पर, तो एक बार प्लीज विजिट कीजिए और एक बार वॉच करिए। जल्दी आपको थ्योरी के माध्यम से भी आपको समझाना, ओरली नहीं, थ्योरी के माध्यम से भी आपको मैं समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम वॉरियर में सतीन कुमार के द्वारा जो भी प्रेजेंटेशन दी है उसको आप लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए आप आराम करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।